नमस्कार दोस्तों, आज मैं रूसो पे ये पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ जो टॉपिक है रूसो के विचारों पर प्रभाव। तो रूसो के विचारों पर निम्नलिखित प्रभाव इस प्रकार हैं। रूसो के विचारों पर निम्नलिखित तत्वों का प्रभाव पड़ा है। जेनेवा के वातावरण ने रूसो को प्रभावित किया। उसके ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर हॉब्स और लॉक का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। रूसो के विचारों पर जॉन लॉक और प्लेटो का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। फ्रांस की तात्कालिक परिस्थितियों से भी रूसो प्रभावित हुआ। राज्य पर प्रभाव डालने वाले तत्व जैसे बाह्य परिस्थितियां, ऐतिहासिक परंपराएं आदि के संबंध में मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव रूसो पर दिखाई देता है। रूसो के मानव प्रकृति संबंधी विचार। रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में है जिसका तनावमय अतीत एक तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इस तनावग्रस्त व्यक्ति की दो वृत्तियां हैं, स्वार्थ और परमार्थ, जो आपसी कसमस में रहती है। इस तनाव में से चेतना का जन्म होता है। रूसो के अनुसार चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो शुभ कर्म करना तो चाहती है, परंतु यह नहीं जानती कि शुभ कर्म क्या है। इसलिए मनुष्य की आत्मसिद्धि के लिए रूसो विवेक का सहारा लेता है। विवेक अच्छाई और बुराई में अंतर स्पष्ट करता है। इन तत्वों के आधार पर रूसो दो प्रकार के व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करता है। अप्राकृतिक व्यक्ति, जिसमें स्वार्थ और परमार्थ युद्धरत है, जिनकी चेतना अंधी है और विवेक पथभ्रष्ट है। ऐसा व्यक्ति लगातार भटकता रहता है। इसके विपरीत प्राकृतिक मनुष्य वह है जिसमें या तो तनाव पैदा ही न हुआ हो या जिसने शक्तिशाली विवेक और अडिग चेतना के द्वारा आत्महित और परमार्थ में सामंजस्य बिठा लिया हो। रूसो के अनुसार आदि मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें यह तनाव पैदा ही नहीं हुआ था। वह प्रसन्न और संतुष्ट था। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की तरह वह पैदा होकर प्राकृतिक रूप से ही समाप्त हो जाता था। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय समझता था। इस विषय में रूसो का विचार हॉब्स तथा लॉक दोनों से ही भिन्न है। हॉब्स का कहना था कि प्राकृतिक दशा में रहने वाले मनुष्य न केवल हिंसक और क्रूर था, प्रत्युत कपटी भी था। दूसरी ओर लॉक ने मनुष्य को प्राकृतिक नियम और शरीर नियम से अनुशासित होना कहा। रूसो प्राकृतिक दशा में नैतिक के ऐसे उच्च विकास को भी असंभव मानता है। अतः दोनों के विचारों को गलत मानते हुए रूसो ने आदि मनुष्य को पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। रूसो ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में हॉब्स और लॉक की भांति प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार की स्पष्ट व्याख्या की है। रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों पर हॉब्स और लॉक दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। रूसो प्राकृतिक अवस्था के 3 चरण बताता है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के प्रथम चरण एक आदर्श बर्बर या ग्राम्य सुषमा की अवस्था थी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पाई जाती है। इस अवस्था में संपत्ति सबकी साझी थी। प्राकृतिक अवस्था की द्वितीय अवस्था में कला एवं विज्ञान के विकास के कारण अनेक उपकरणों यथा पहिया, चाकू, मछली तथा का कांटा आदि का आविष्कार हुआ, जिसके कारण ईर्ष्या और दोष की कुछ भावना फैली। इस अवस्था के बारे में रूसो लिखते हैं कि फिर भी यह अवस्था ठीक ठाक थी, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना व्याप्त थी। प्राकृतिक अवस्था के तृतीय चरण में हल के आविष्कार और निजी संपत्ति के उद्भव के साथ प्राकृतिक अवस्था के तृतीय चरण में असमानता का उद्भव हुआ और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवस्था समाप्त हो गई। रूसो के अनुसार जनसंख्या के विस्तार के कारण पुनः प्राकृतिक अवस्था के प्रथम चरण में पहुंचना संभव नहीं है। अतः सभी व्यक्ति समान इच्छा पर आधारित सामाजिक समझौता के माध्यम से नागरिक समाज या राज्य की स्थापना करते हैं। रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करता है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के तृतीय चरण में सभ्यता और संपत्ति के उद्भव के कारण ही मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में परिवर्तित हो गई। इस संदर्भ में रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, किंतु सर्वत्र वैरियों से जकड़ा हुआ। रूसो के अनुसार सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, बीमारी बढ़ती चली गई। युद्ध और तनाव ने मनुष्य को हिंसक बना दिया, जिससे समाज की वह दशा हो गई जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। रूसो का स्पष्ट मत है कि मनुष्य ने स्वयं ही अपनी खुशियों का, समानता का, स्वतंत्रता का गला घोंटा है, परंतु इन्हें दोबारा प्राप्त करना अपरिहार्य है,
क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। रूसो का उत्तर था, प्रकृति की ओर लौट चलो। वह कहता था कि हमें हमारा अज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। परंतु रूसो की इस बात का निश्चय हो चुका था कि नागरिक समाज से प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना असंभव है। अतः वह प्रकृति की ओर लौट चलने का आह्वान नहीं देता। मैक्सी के शब्दों में, अब उसकी दिशा आगे की ओर है और न कि पीछे की ओर। अब रूसो के सामने समस्या थी, ये क्या यह संभव है कि ऐसे समाज की स्थापना की जाए जो अपने सदस्यों के जनधन की पूर्ण शक्ति के साथ रक्षा कर, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ एक होते हुए भी केवल अपने आदेशानुसार आचरण कर सके और लहरों की भांति स्वतंत्र रहे। इस समस्या का समाधान था सामाजिक समझौते, जिसे हॉब्स, लॉक आदि दार्शनिक पहले ही प्रतिपादित कर चुके थे। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा संपूर्ण किया गया, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए था। रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ। रूसो की कल्पना के अनुसार हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और सभी शक्तियों को सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रखता है और हम संयुक्त रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रखते हैं और हम संयुक्त रूप से प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण संगठन के अखंड के रूप में पाते हैं। तो सामाजिक समझौते की विशेषताएं इस प्रकार हैं। रूसो के सामाजिक समझौते की निम्न विशेषताओं से इसे सरलता से समझा जा सकता है। सामाजिक समझौतों के अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति और अपने अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है। इस समर्पण का आधार और शर्त है समता, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने समान रूप से अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया है। समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है, जिसकी एक पृथक एकता, पहचान, जीवन तथा इच्छा होती है। सामाजिक समझौते के परिणामस्वरूप मनुष्य की परितंत्रता का अंत हो जाता है। वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और जीवन की एक निश्चित विधि में ढल जाता है। समझौते के परिणामस्वरूप व्यष्टि का स्थान समष्टि तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो के अनुसार समझौते से किसी सरकार की स्थापना नहीं होती, बल्कि उससे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसके संचालन का आधार समाज की सामान्य इच्छा होती है। समझौते द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार समाज का संचालन करने के लिए सरकार की नियुक्ति करता है, जो उस समाज का एक यंत्र मात्र होती है, तथा ऐसी सरकार यदि सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती तो उसे बदला और हटाया जा सकता है। इस समझौते के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि जो अधिकार वह दूसरों को अपने ऊपर देता है वही अधिकार वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर प्राप्त कर लेता है। रूसो के अनुसार समझौता कोई घटना नहीं है जो कभी एक बार घटी हो, यह तो एक निरंतर चलने वाला क्रम है जिससे प्रत्येक व्यक्ति समान इच्छा में निरंतर भाग लेता है। इस प्रकार उत्पन्न राज्य एक सावयव राज्य है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अविभाज्य अंग होने के कारण राज्य से किसी भी प्रकार अलग नहीं हो सकता है और न ही व्यक्ति राज्य के विरुद्ध आचरण कर सकता है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, जो इस प्रकार है। प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है, मानव स्वभाव का गलत अध्ययन है, सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोध करता है, राज्य समझौते का नहीं विकास का परिणाम है, यह व्यक्ति की तुलना में राज्य पर बल देता है। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद रूसो सामाजिक समझौता के माध्यम से नैतिक कल्याण और प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर बल देता है। इस प्रकार रूसो का सामाजिक समझौता हॉब्स और लॉक के समझौते से भिन्न होते हुए भी प्रभावित अवश्य है। हॉब्स की भांति रूसो ने माना है कि समझौते के लिए उत्सुक व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार बिना किसी शर्त के समर्पित कर दिए, लेकिन यह अवश्य है कि हॉब्स के मंतव्य के विपरीत ये अधिकार किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को नहीं सौंपे गए। लॉक की भांति रूसो ने यह स्वीकार किया है कि समझौते के बाद संपूर्ण सत्ता समाज में ही निहित रही।
रूसो की इस स्थिति के बारे में गैलेट ने लिखा है, रूसो की रचना का यह भाग हॉब्स और लॉक दोनों से प्रभावित था। हॉब्स की पत्ती और लॉक के निष्कर्ष को जिज्ञासा पूर्वक संयुक्त कर दिया गया। इस प्रकार हॉब्स की तरह जहाँ सत्ता निरंकुश स्थापित हुई, वहाँ लॉक की तरह व्यक्ति अभी समान अधिकार रखते थे। तो इस प्रकार ये रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत मैं अभी क्लोज कर रही हूँ। आप लोग अच्छी तरह ये नोट्स स्क्रीनशॉट करके बना लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है नोट्स का, पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।